नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हमने शुरू किया था रीट साइकोलॉजी का कंप्लीट सिलेबस जो बड़ा अच्छे से अपना चल रहा है और इसी क्रम में हमारी पहली यूनिट जो है वो कंप्लीट हो गई। दूसरी यूनिट अपनी चल रही थी जिसमें पहला टॉपिक हो गया, दूसरा अध्याय अपना चल रहा है और हम थे व्यक्तित्व के मापन के ऊपर। बड़े अच्छे से आराम से अपने इस टॉपिक को कर रहे हैं, इस क्लासेस को पढ़ रहे हैं। अगर चाहें तो फिर एक वीडियो में भी देखिएगा सभी व्यक्तित्व के मापन कर सकते थे, लेकिन अभी समय है तो आराम से अपने एक एक चीज़ को अच्छे से डिस्कस करते हैं। 20 से 25 मिनट की क्लास होती है, इतना कम से कम आप पढ़ सकते हैं, एक दिन में याद कर सकते हैं, इसलिए क्लासेस का साइज अभी छोटा रखा गया है। धीरे धीरे आगे अपने इनको बढ़ाएंगे भी और एक अपनी जो है एक यूनिट होने के बाद में कंबाइंड पूरी क्लास भी आती है, तो वहाँ पर भी आपकी जो छोटी क्लासेज वाली शिकायत है वो दूर हो जाती है। एक ही यूनिट को अपने एक वीडियो में भी कवर करवाते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा होगा, आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। सच में आपको वीडियो कैसे लग रही है? क्या आप सीख पा रही हैं? कुछ नई जानकारी मिल रही है? सिलेबस आपका अच्छे से हो रहा है? क्या किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, हम बात कर सकते हैं कमेंट के द्वारा। आप जो भी सोचते हैं वो अगर मुझे पता चले और उससे इन क्लासेस में कोई सुधार हो सके तो उसमें सभी का फ़ायदा रहेगा। मैं चाहूँगा कि इस मुहिम को आगे बढ़ाने में आप मेरी मदद करें और क्लासेस को शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं इसका लाभ उठा पाएँ। बिल्कुल दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेज है, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, इससे अच्छा कंटेंट आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। यूट्यूब तो क्या, आपको पेड में भी नहीं मिलने वाला है, बिल्कुल कंप्लीट है। इसके बाद में आपको कहीं से कोई और किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मेरा प्रयास ये है कि निःशुल्क आपको पूरा कोर्स करवाया जाए और ये संभव हो पाएगा आपकी हेल्प के द्वारा ही, ताकि आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाएंगे तो फिर ये पढ़ाने में भी आनंद आता है और इसका फ़ायदा भी ज़्यादा बच्चों को मिल पाता है। पहली बार आए हो वीडियो पे तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि कंप्लीट कोर्स आपको केवल यहीं पर करवाया जाना है। चलिएगा शुरू करते हैं आज की क्लास को और हम बात करते हैं व्यक्तित्व मापन की विधियों के विषय में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं वस्तुनिष्ठ विधियों के बारे में। वस्तुनिष्ठ विधियों में हमें कौन कौन सी देखनी है? निरीक्षण विधि देखनी है, रेटिंग स्केल विधि देखनी है, समाजमिति विधि को जानना है, निष्पादन परीक्षण विधि पढ़नी है और परिस्थिति परीक्षण विधि पढ़नी है। इसके अलावा एक और विधि हम यहाँ पढ़ेंगे जिसका नाम रहेगा शारीरिक परीक्षण। तो ये विधियां हैं, वस्तुनिष्ठता लेकर के आती हैं। वस्तुनिष्ठता क्या होती है? क्योंकि इससे पहले वाली जो विधियां थी वो आत्मनिष्ठ विधि थी। वस्तुनिष्ठ विधियों के अंदर हम ऐसा मानते हैं कि इनके ऊपर व्यक्ति की इच्छा या पूर्वाग्रह का प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई भी उसमें जांच करे, आंसर उसमें वही आता है। जैसे आपने वस्तुनिष्ठ प्रश्न परीक्षा में देखे होंगे, अबे सदे वाले, हाँ नहीं वाले, ये जो प्रश्न होते हैं वस्तुनिष्ठ 2 नंबर का है, अगर आंसर बी है तो बी ही रहेगा, कोई भी उसको चेक करे 2 नंबर ही देगा। लेकिन अगर कोई प्रश्न निबंधात्मक है तो उसमें देखिएगा नंबर में थोड़ा सा अंतर हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ जो विधियां आती हैं उनमें सबसे पहले विधि जो हमारी है वो है निरीक्षण विधि। सबसे पहले हम ये देखें कि इनके क्या कोई और नाम है, बहिर्दर्शन विधि और अवलोकन विधि। तो थोड़ा सा पिछली विधियों के अंतर्गत हम जाएं, अप्रक्षेपण विधियों में जाएं, तो जहां हमने सबसे पहले विधि पढ़ी थी अंतर्दर्शन विधि, जिसमें व्यक्ति अपना अध्ययन स्वयं करता है, खुद का अवलोकन खुद करता है। यहाँ ये विधि जो है वो इसके बिल्कुल क्या हो गई, विपरीत हो गई। इसमें क्या होगा कि एक व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्ति की क्रियाओं का अध्ययन करता है, क्योंकि हम कैसा चलते हैं, कैसा बोलते हैं, क्या व्यवहार है, हमें खुद को नहीं पता चलता। हम खुद को अच्छे ही लगते हैं या हो सकता है किसी को अपने आप को ही खराब लगना है, लेकिन दूसरा व्यक्ति आपको बता सकता है कि आप कैसे लग रहे हैं। आपके व्यवहार में कोई कमी है तो वही बता सकता है। आपने कितने भी अच्छे कपड़े लाए, नए पहने, कितने भी तैयार हो लिए, लेकिन आप किसी न किसी से पूछते हैं, दूसरे से अवलोकन करवाते हैं कि मैं कैसा दिख रहा हूं, तो वो यही इसी का एक छोटा सा एग्जाम्पल है। दूसरे के द्वारा आपका निरीक्षण किया जाता है, अवलोकन करता है, वो चारों तरफ से देख करके फिर कहता है हाँ जी
ठीक है, बहुत बढ़िया लग रही हो, शानदार लग रही हो, या फिर इसमें ये कमी है। तो यही इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल था। बहिर्दर्शन यानी एक व्यक्ति जो है वो दूसरे की क्रियाओं का अध्ययन करता है, अवलोकन करता है। अवलोकन करता है इसलिए हम इसे अवलोकन विधि के नाम से भी जानते हैं। अब हम देखें सबसे पहले कि इसके प्रवर्तक कौन रहे हैं। तो निरीक्षण विधि के जो प्रवर्तक रहे हैं वो है मिस्टर जेबी वाटसन। ये इस विधि के प्रवर्तक रहे। जैसा हम जानते हैं वाटसन जो है व्यवहारवादी व्यक्ति थे, मनोवैज्ञानिक थे, और इन्होंने जो भी अध्ययन किया व्यवहारों का ही किया। तो इन्होंने इस निरीक्षण विधि का सबसे पहले प्रयोग किया या कहीं इसका निर्माण किया। जो बालक थे उन बालकों में जो प्राथमिक संवेग थे उनके बारे में जानने के लिए इन्होंने इस विधि का प्रयोग किया। इस विधि में जो मनोवैज्ञानिक है या शिक्षक है वो बालक की अलग अलग स्थितियों में उसका अवलोकन करता है और उसके बाद में उस व्यक्तित्व के बारे में निष्कर्ष निकालता है। दोस्तों, यहां इस विधि के द्वारा किन किन के बारे में अध्ययन किया जा सकता है? किसी पागल व्यक्ति के बारे में, जानवर के बारे में, छोटे बच्चों के व्यवहार का अगर हमें अध्ययन करना है तो उसमें निरीक्षण विधि ही हम काम में लेंगे। अंतर्दर्शन विधि एक समझदार व्यक्ति है तो वो खुद उसका यूज कर सकता है, लेकिन क्या हम किसी पागल व्यक्ति के लिए कर सकते हैं? क्या जानवर के लिए, छोटे बच्चों के लिए नहीं कर सकते हैं? तो उनके लिए निरीक्षण विधि ही आएगी। दूसरा, ये अच्छी विधि रह जाती है इसलिए क्योंकि हमें हमारी कमजोरियों का पता नहीं चलता। हम तो अच्छे ही दिख रहे हैं लेकिन दूसरा बताता है कि वास्तव में आप कैसे दिख रहे हैं, तो इसलिए ये थोड़ी उपयोगी हो जाती है। हालांकि इसके कुछ दोष भी हैं। जो व्यक्ति आपका निरीक्षण कर रहा है वो पक्षपातपूर्ण भी हो सकता है। इसका एक एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि जब आपने बीएड के दौरान, टीचिंग प्रैक्टिस के दौरान टीपी दी होगी तो कोई ना कोई टीचर जो था आपका वो पीछे आकर के बैठता है, आपका अवलोकन करता है कि आप कैसा पढ़ा रहे हैं और उसके हिसाब से टिप्पणी करता है। अगर कोई स्टूडेंट उसका फेवरेट है तो हो सकता है वो उसको ज़्यादा नंबर दे दे, और अगर किसी से नहीं बनती है तो हो सकता है कोई किसी प्रकार से कम नंबर दे दे। तो प्रेक्षणकर्ता जो है वो पक्षपातपूर्ण हो सकता है। दूसरा, एक ही चीज को अगर आप पढ़ा रहे हैं, दो अलग अलग टीचर ने उसको चेक किया तो वहां पर थोड़ा बहुत अंतर आने की भी संभावना यहाँ पर रहती है। और सबसे बड़ी बात कि जब हमें पता है, हमारा अवलोकन किया जा रहा है, जैसा अक्सर आपके साथ में रहा होगा बीएड के दौरान, कि जब आप नॉर्मल क्लास में पढ़ा रहे हैं तो आपका जो व्यवहार है वो अलग चल रहा है, लेकिन जैसे ही कोई टीचर आया क्लास के अंदर, ऑब्जर्वर आया, वो पीछे बैठेगा तो आप और बच्चों का व्यवहार बिल्कुल बदल जाता है। कुछ आप इसको इस तरह से ले सकते हैं, जैसे मान लीजिएगा किसी लड़की को देखने के लिए लड़के वाले आए या फिर लड़के को देखने के लिए उसकी फैमिली वाले आए हैं। अभी डेली चाहे वो कैसे भी खाना खाता हो या खाती हो, कैसे भी चाय पीता हो या चाय पीती हो, लेकिन जब उन्हें पता है कि उन्हें कोई देख रहा है, उनका ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है, अवलोकन किया जा रहा है, तो उनकी एक एक जो बॉडी का मूवमेंट है वो भी बिल्कुल चेंज हो जाता है। चाय पीने का ढंग बदल जाएगा। रोजाना तो चाहे वो गर्मा गर्म है 2 मिनट में ही खत्म कर देते हो, अभी तो नहीं करेंगे। यहाँ चलना फिरना, बोलना, संभल के बोलना। घर पे चाहे हम कोई बागड़ी भाषा बोलते होंगे, पंजाबी बोलते होंगे, लेकिन यहाँ बिल्कुल हिंदी, बहुत सदे हुए शब्दों में सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। तो इसलिए ये थोड़ा सा एक इसका ड्रॉबैक भी अपने लेते हैं कि जब सामने वाले व्यक्ति को पता है अवलोकन करना है तो चीजें चेंज हो जाएंगी। अब उनके जाने के बाद में घर का सारा वातावरण जो है वो बदल जाएगा। तो यही अवलोकन विधि का एक दोष अपने कह सकते हैं। थोड़ी सी विश्वसनीयता इसमें कम रह जाती है क्योंकि सब कुछ बनावटी हो जाएगा वहां पर। तो ये जब भी आप बीएड किए होगे तो बच्चों को क्या कहते थे कि अभी नहीं बोलना आपको, अब आप जैसे टीचर कोई आ गया ना पीछे, तब आप बिल्कुल शांत रह जाएं, ऐसे पूछें, सर आप बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, यही प्रश्न आपको पूछने हैं, मैं इस तरह से उत्तर दूं तो आपको ये उत्तर देना। ये सारी चीजें हम उनको बता देते थे। तो ये एक प्रकार से क्या हो गया, बनावटीपन हो गया। तो थोड़ी सी विश्वसनीयता की यहाँ पर कमी रह जाती है। फिर यहाँ पर कोई दोहरा व्यक्तित्व है ना, दोहरा मतलब जिनको सामान्य भाषा में दोगले व्यक्ति बोलते हैं, सामने कुछ और पीछे कुछ और, तो ऐसे व्यक्तियों का ऑब्जर्वेशन आप नहीं कर पाएंगे वहां पर। तो अच्छी विधि है वैसे,
उनको देख करके, लेकिन कोई सूक्ष्म ऑब्जर्वर है तो वो तो देखेगा, दोगले का भी पता लगा लेगा। क्योंकि आप कुछ भी करें, आपके शारीरिक हाव भाव, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी भाषा होती है, वो बता ही देगी एटलीस्ट कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं। ये जरूरी है कि सामने वाला ऑब्जर्वर है वो कैसा है, अवलोकनकर्ता कैसा है। तो यहाँ इस विधि को अपने दो प्रकार से बांटते भी हैं। सूचना के आधार पर, सूचना के आधार पर औपचारिक या घोषित निरीक्षण विधि होती है, या अनौपचारिक या अघोषित निरीक्षण विधि। घोषित वो होगी जिसमें व्यक्ति को पूर्व सूचना होती है कि फला व्यक्ति जो है आपका निरीक्षण करने के लिए आएगा। अनौपचारिक में नहीं पता होता, अचानक से आ गया कोई, तो वो कौन सी हो गई, अनौपचारिक या अघोषित निरीक्षण हो गया। एक दूसरा प्रकार भागीदारी के आधार पर भी आता है, सहभागी और असहभागी। सहभागी में क्या होगा कि जो अवलोकन करता है वो बालक के उस समूह में ही शामिल हो जाएगा, उनके साथ में रहता है और उसका अवलोकन करता है। असहभागी उनके अंदर भाग नहीं लेगा, बाहर से बैठ करके उसका अवलोकन करता है दोस्तों। तो ये एक प्रकार से निरीक्षण विधि होगी। सारी चीजें हमने इसकी डिस्कस कर ली है। यही एक बड़ी विधि थी इसके अंदर वस्तुनिष्ठ में, और मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद में भी कोई क्वेश्चन आपका बचता होगा। सभी चीजें हमने अच्छे से डिस्कस की हैं। फिर हम बात कर लेते हैं निर्धारण मापनी विधि। अब ये क्या है, नाम हमें थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन अन्य इसका नाम जो है वो मापदंड मूल्यांकन विधि, कर्म निर्धारण विधि, और एक इसे अपने नाम देते हैं, इंग्लिश नाम आप इसका लोगे ना तो थोड़ा सा जल्दी समझ आ जाएगा, रेटिंग स्केल। ठीक है, रेटिंग स्केल क्या है, अब इसको समझने के लिए आप बिल्कुल सबसे साधारण चीज मैं आपको समझाऊं तो स्विगी से या किसी चीज से आपने ऑर्डर किया होगा। जब ऑर्डर आपके पास में आता है तो जो व्यक्ति है जो ऑर्डर देके गया है कि वो कहता है भी आप इनको रेटिंग दे दीजिएगा। तो रेटिंग में आप क्या डालते हैं, संतुष्ट, कम संतुष्ट, बहुत अच्छा, खाना टाइम पे डिलीवर था। इस तरह की एक रेटिंग होती है जो तय करती है कि वो जो व्यक्ति है, जो डिलीवरी बॉय है, वो किस तरह का है, उसका व्यवहार कैसा है, उसकी जो रैंक है वो उसी से तय होती है। तो वही क्या कहलाएगी, रेटिंग स्केल कहलाता है, जिसमें हम उस व्यक्ति को अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छा, सामान्य, खराब, बहुत खराब, इस तरह से जो है हम उनकी रेटिंग को तय करते हैं। उसमें कई प्रकार की रेटिंग्स आती है। तो वही एक क्या है, रेटिंग स्केल है। न केवल अपने यहाँ एजुकेशन में यूज होता है, अब तो सभी जगह यूज होता है दोस्तों। तो फीडबैक जिसमें अपने कहे ना, फीडबैक है वो एक तरह का, इसको कर्म निर्धारणी विधि, कम निर्धारण विधि नहीं है, कर्म निर्धारणी विधि है, ये इसके उपनाम आते हैं। अब हम बात करें इसके प्रवर्तक के, तो इसके प्रवर्तक है लिंकर्ट और थर्स्टन। सर्वप्रथम प्रयोग लेकिन इसमें किया था, वो करने वाले थे फेकनर। फेकनर ने जो है इसको सबसे पहले प्रयोग किया था। ये बहुत ही पॉपुलर मेथड है किसी व्यक्तित्व को जानने के लिए। अब देखिएगा, हमने कहा, वापस हम कह रहे हैं कि एक तो आप देखिएगा कोई भी चीज जब आप मंगवाते हैं तो उसका फीडबैक ही तो चेक करते हैं ना नीचे, कि इसका रिव्यू कैसा है। वो एक तरह से एक व्यक्ति का रिव्यू ही है जो अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा लिया गया है, लेकिन उसमें रेटिंग के आधार पर हमने ले लिया। अब कई जगह अपने स्टार, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, इन कई प्रकार से स्टार भी दिए जाते हैं। तो यही क्या कहलाएगा, निर्धारण मापनी कहलाती है, या इसे ही हम रेटिंग स्केल के नाम से जानते हैं। बहुत पॉपुलर विधि है? अभी आपने सामान्यतः भी इसको देखा होगा। प्रथम मापनी का जो प्रकाशन है, सर्वप्रथम किसी मापनी का प्रकाशन किसने करवाया था, गाल्टन ने करवाया था। किसने करवाया था, गाल्टन ने। कब करवाया था, 1883 के अंदर करवाया था। मानसिक बिंब सृष्टि से संबंधित एक था इनका एक निर्धारण मापनी थी, रेटिंग स्केल थी, उसका इन्होंने निर्माण करवाया था दोस्तों। निर्धारण मापनी ऐसी विधि है जो व्यक्तित्व के गुणों का अनुमान लगाने के लिए है। यह व्यक्तित्व का व्यक्तिगत ढंग से अध्ययन करती है। ये कहा है किसने, एस माथुर महोदय ने। ये किसने कहा है, एस माथुर महोदय के द्वारा कहा गया है। और इस प्रकार से हम देखें कि व्यक्तित्व का व्यक्तिगत ढंग से अध्ययन किया जाता है। एक एक व्यक्ति का अध्ययन यहाँ पर किया जाता है। सबका ऑब्जर्वेशन तो एक साथ में नहीं हो सकता, एक एक का ही होता है। यह विधि अपनी विश्वसनीयता, वैधता और सुगमता के लिए काफी ज्यादा लोकप्रिय है।
किसी व्यक्तित्व की ईमानदारी या विशेषक को 5 बिंदु मापने के निर्धारण में व्यक्त किया जाता है। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हमारे हो जाता है। जिस कोटि को, जिस चीज को सबसे ज्यादा मत मिलेंगे ना, व्यक्ति जो है उसी प्रकार का हो जाएगा। ठीक है, 5 बिंदु कौन से होते हैं? जैसे मान लीजिएगा कोई व्यक्ति है, हमने कहा कि फला जो व्यक्ति है, राम जो है वो सदा सच बोलता है, राम का व्यवहार अच्छा है, तो सर्वदा है, प्राय है, कभी कभी है, और बहुत कम है, या फिर कभी नहीं है। तो इस आधार पर एक रेटिंग अपने उनकी तैयार करते हैं। जैसे मान लीजिएगा वो कभी कभी हमेशा ही सत्य बोलते हैं, तो वो एक उत्तम कैटेगरी का व्यक्ति हो गया। वो प्राय सच बोलता है, कभी कभी झूठ बोल लेता है, तो औसत से उसका क्या हो गया, अधिक, हम उसके रैंक लगा देंगे। कभी कभी बोलता है तो फिर हम उसको औसत जो है हम उसके उस रैंक में डाल देंगे। बहुत कम, तो बहुत कम सच बोलता है तो फिर औसत से कम आ जाएगा। कभी नहीं बोलता तो फिर वो निकृष्ट कैटेगरी में चला जाएगा। तो इस तरह से हम उसकी कैटेगरी तय करते हैं। तो कैटेगरी 5 बिंदु मापने के आधार पर की जाती है। ये 5 बिंदु होते हैं जो अलग अलग मापन में अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। निर्धारण मापनी विधि के अंतर्गत निर्धारण मापनी जो है वो 6 प्रकार की हो सकती है, हमें ध्यान रखना है। 6 प्रकार कौन कौन से हैं? चेकलिस्ट मापनी, आंकिक निर्धारण मापनी, ग्राफिक मापनी, क्रमिक निर्धारित, स्थिति निर्धारण और बाह्य चरण निर्धारण मापनी। ये इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, खाली नाम याद रहे तो भी ठीक है। निर्धारण मापनी 6 प्रकार की हो सकती है, ये हमें याद रखना है। रेटिंग स्केल कितने प्रकार की हो सकती है? 6 प्रकार की हो सकती है। एक तो चेकलिस्ट बनी हुई होगी, भी ये है इसमें, जैसे मान लीजिएगा किसी चीज़ का अपने को चेक करना है, किसी होटल का रूम ही लेना है, तो हम क्या देखेंगे? सबसे पहले साफ सुथरा है क्या? हाँ जी है। अटैच लेट बात है जी। खाना है अंदर? हाँ जी है। रूम सर्विस है? हाँ जी। लेक व्यू है? हाँ जी। और रेट थोड़ा चीपेस्ट है? हाँ जी। तो यस हो जाएगा। रेट उसका बहुत ज़्यादा हो तो अपने अफोर्ड नहीं कर पाते तो यहाँ पर क्रॉस लग जाएगा। जो चीज़ है वहाँ क्रॉस लग जाएगा, नहीं है तो नहीं। वाईफाई है? हाँ जी। तो इस तरह से एक चेकलिस्ट तैयार होती है। इसी तरह से आंकिक हो सकता है, इसी तरह से ग्राफ के रूप में भी अपने कर सकते हैं। क्रम सीक्वेंस निर्धारित भी किया जा सकता है, स्थिति निर्धारण भी है, बाह्य चरण निर्धारण भी है। 6 प्रकार की हो सकती है। ज़्यादा गहराई में हमें इसमें जाने की आवश्यकता नहीं है, 6 प्रकार की हो सकती है। इसके बाद में अगली जो विधि आती है हमारी समाजमिति विधि। समाजमिति विधि के प्रवर्तक का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। इसमें होता क्या है कि जो बालक है उसके सामाजिक गुणों के मापन के लिए किया जाता है, और सामाजिक गुण उसमें कैसे हैं, अच्छा है खराब है, उसके लिए जिस समाज में जो वो रहता है, उसके दोस्त है, उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसकी सामाजिकता कैसी है उसमें उसका मापन किया जाता है प्रश्न पूछ करके। यहाँ देखिएगा सामाजिक संबंध कैसे हैं उसके, ये जांच किया जाता है। अब मान लीजिएगा क्लास का कोई टॉपर हो सकता है, क्लास का कोई टॉपर हो सकता है और एक एवरेज स्टूडेंट हो सकता है। अब मान लीजिएगा क्लास में हमने कहा एक तो टॉपर है, एक एवरेज है, लेकिन टॉपर को जब हमने चेक किया, उनसे प्रश्न पूछे, टॉपर है लेकिन टॉपर को पसंद कर रहे हैं 15% ही लोग, लेकिन एवरेज जो है एक बच्चा उसको पसंद कर रहे हैं 85%। तो भले ही ये टॉपर है, सामाजिकता किसकी ज्यादा हो जाएगी? जो एवरेज वाला है उसकी ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ ये मायने रखता है कि किसी व्यक्ति को कितने लोग पसंद करते हैं। पसंद करने का मतलब ही एक ही होता है कि उसमें सामाजिकता है या नहीं। जो व्यक्ति जितना सोशल होगा उसे उतना ही ज्यादा पसंद किया जाता है अन्य व्यक्तियों के द्वारा। तो यहाँ समझ गए इस बात को कि ये अच्छे पे डिपेंड नहीं करता। कोई व्यक्ति बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन हो सकता है उसको सारे पसंद नहीं करते। एक व्यक्ति थोड़ा कम अच्छा हो सकता है लेकिन उसको पसंद ज्यादा करते हैं। तो यहाँ हम किस चीज को चेक करना है कि लोग किसे पसंद कर रहे हैं, किसे सामाजिकता की श्रेणी में अच्छा मान करके चलते हैं दोस्तों। इसके बाद में जो विधि आती है अपनी वो है निष्पादन परीक्षण विधि। इसके प्रतिपादक जो है हॉटशॉर्न और मे को अपने मानते हैं, और इस विधि का जो निर्माण इन लोगों ने किया था वो बच्चों में ईमानदारी के गुण के लिए मापन के लिए किया गया था। अब यहाँ निष्पादन में क्या होगा, ये एक प्रकार का व्यवहारिक परीक्षण है।
इसके अंदर व्यक्ति को कुछ कार्य करने के लिए दे दिया जाता है। निष्पादन परीक्षण यानी कुछ कार्य करने के लिए दे दिया, और उस कार्य को वो किस तरह से करता है, कैसे कर पाता है, तो उस निष्पादन का ही मूल्यांकन करके जो है उसके व्यक्तित्व का आकलन किया जाता है। सिंपल सी विधि है। परफॉर्मेंस से किसी व्यक्ति को कोई काम दिया गया, मान लीजिएगा सफाई का काम दिया गया, तो कैसा किया उसने, उसका अवलोकन करके, यानी उसका रिजल्ट क्या रहा, उसके आधार पर उसका मूल्यांकन किया जाता है। तो इसमें कुछ मुश्किल वाला कोई चीज़ है नहीं। यहाँ याद आपको रखना है, हार्टशॉर्न और मे वो व्यक्ति थे जिन्होंने इस परीक्षण विधि का निर्माण किया था। एक परिस्थिति परीक्षण विधि है, ये काफ़ी अच्छी विधि है। इसमें ये वैसे तो निष्पादन के समान ही है, लेकिन दोस्तों जैसे मान लीजिएगा कई बार ऐसा होता है कि कोई मान लीजिएगा बच्चा है, हमें उसकी ईमानदारी चेक करनी है, कोई आपका एम्प्लॉय है, कोई आपका घर में सर्वेंट है जो आपके काम करता है, जो आपका हेल्पिंग हैंड है, वो आपकी सहायता करता है, आपके घर में रहता है, क्या वो ईमानदार है या नहीं। तो इसके लिए कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग क्या करते हैं, कहीं पर कमरे में अपना पर्स छोड़ देते हैं या कुछ पैसे छोड़ देते हैं, और ये देखते हैं कि अगर उसने उठा लिया तो इसका मतलब तो वो ईमानदार नहीं है, नहीं उठाए आपको दे दिए तो इसका मतलब क्या है, वो ईमानदार है। जानबूझ के कई बार आप देखिए ज़्यादा दे देंगे उसका परीक्षण करने के लिए, है। तो इस तरह से जो है परिस्थिति कृत्रिम रूप से क्या करेंगे, आप एक परिस्थिति का निर्माण करते हैं। निष्पादन में तो क्या होता है, यहाँ अंतर सिर्फ इतना ही है, ये निष्पादन के जैसी है, लेकिन यहाँ पर कृत्रिम परिस्थिति का आप निर्माण करते हैं बच्चों के सामने, इस तरह की विधि, इस तरह का एनवायरनमेंट तैयार करते हैं जहाँ पर वो उसके अनुसार, उनको नहीं पता होता, उनके हिसाब से तो सब सच हो रहा है, वो कार्य करते हैं, और आप दूर से देख करके उनका अवलोकन करके आपको तो सब पता होता है, उसी आधार पर अपने निरीक्षण करके निकाल सकते हैं कि बच्चा जो है ईमानदार है, परिश्रमी है, साहसी है, धैर्य उसमें है या नहीं, लीडरशिप कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसका जो उपयोग किया जाता है वो बालकों में साहस, धैर्य, नेतृत्व, ईमानदारी जैसे गुणों की जांच के लिए किया जाता है। समझ गए होंगे, ये कृत्रिम है, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है बच्चों के लिए, और उसके अंदर उनको चेक किया जाता है। कई बार हम भी खुला छोड़ देते हैं कि देखते हैं क्या करते हैं बच्चे, तो इसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो जानबूझ करके हम ऐसा कई बार, ईमानदारी वाला तो लगभग हर व्यक्ति ने प्रयोग किया ही होगा, होता ही है। एक और विधि हमने कहा था कि लास्ट में अपने एक और विधि का डिस्कस करेंगे, वो है हमारी शारीरिक परीक्षण विधि। शारीरिक परीक्षण विधि, फिजिकल टेस्ट। यहाँ ध्यान रखिएगा, शारीरिक का मतलब ये नहीं है उसका ब्लड टेस्ट कर लिया, उसके हाइट वगैरह को चेक करना। यहाँ है शारीरिक मतलब व्यक्ति के हाव भाव कैसे हैं, बॉडी लैंग्वेज। यहाँ पर एक तरह से हम किसको दे रहे हैं, महत्व किसको दे रहे हैं। और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि कोई जो व्यक्ति है ना, उसके हाव भाव कैसे, उसके बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है अपने को कि वो व्यक्ति मन में क्या सोच रहा है, क्या उसके दिमाग में चल रहा है। तो जैसे हमने देखा होगा कई बार कि कोई व्यक्ति आपके पास में बैठा है, अगर नाखून कुतर रहा है और कई बार बैठा बैठा पाँव हिला रहा है, तो या तो वो उसको कहीं जाना है, उतावलेपन में है, लेकिन उसके अंदर उस समय आत्मविश्वास की कमी है। तो कोई बच्चा या कोई व्यक्ति अगर बार बार नाखून कुतर रहा है, पाँव हिला रहा है, तो इसका मतलब उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी है। तो कोई आपके सामने देख करके बात नहीं करता है, तो फिर वो थोड़ा सा, आप उसको ये मानिएगा, संदिग्ध प्रकार का व्यक्तित्व रह गया। कोई टेढ़ी नज़रों से देखता है, जिसको अपने कहते हैं भौहों से देखना, तो वो एक शातिर टाइप का व्यक्ति हो जाता है। तो ये बहुत सारे ऐसे बॉडी लैंग्वेज के साइन हैं जिनके आधार पर हम किसी भी व्यक्ति का आकलन कर सकते हैं। जाने अनजाने हम इन चीज़ों का यूज़ करते हैं और हो रहा है हमें पता नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको अपने यूज़ करते हैं, यहाँ पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इन चीज़ों को अपने यूज़ भी करते हैं। बिल्कुल सारी चीज़ें हमारे काम आती हैं। तो ये 6 विधियाँ थी, वस्तुनिष्ठ विधियों के अंतर्गत आती है। वस्तुनिष्ठ विधियाँ हमने सारी देख ली। इसके बाद में सिर्फ एक और विधि आपकी मनोविश्लेषणात्मक विधि बच जाती है, जिसकी चर्चा अपने अगली क्लास में करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी, आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। सच में अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाइएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ और ढेर सारी नई जानकारी के साथ। बने रहें हमारे साथ इसी तरह से। बहुत बहुत धन्यवाद।